स्टार्ट किया था अपन ने कल के लेक्चर में, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बातें की थी, है ना बेटा। तो लास्ट में हमने क्या लिखा था याद कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा था ना। तो जब भी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिख, तो क्या करना था याद है क्या? देखो दो चीजें ध्यान रखो, सिंपल सी बात है। रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट है वो अपना प्लस हो ही गया, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड लगेगा बच्चों, बस इतना सा ध्यान, है ना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो ये क्वेश्चन दे रखा कि एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग चेंजेस, है ना, इनके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है बच्चों, ठीक है। तो अब इनको अपन कैसे लिखेंगे ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन ए को लिखते हैं, ठीक है। तो बोलो बच्चों, ए में देखो एच आई क्या है आपका, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट है तो देखो सबसे पहले मैं माइनस लगा लेता हूं, माइनस डेल्टा एच आई अपॉन डी टी इंटू 1/2 करूंगा क्या? 2 क्यों करूंगा? कल सिखाया था आप लोगों को मैंने, बोलो बच्चों, सिखाया था ना। अब देखो इक्वल टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। क्या ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये समझ में आई बात? ये समझ में आया क्या? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बी में। तो बी में क्या होगा, देखो बच्चों सुनो, जैसे 2SO2 है तो सबसे पहले देखो माइनस लगाएंगे, SO2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए SO2 के 2 मोल है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 2, फिर देखिए माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। एंड फिर बोलो क्या आ जाएगा, डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा, बोलो ऐसा आएगा, आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, मान लो मुझे सी का लिखना हो, अगर मुझे सी का लिखना हो, सी वाले का कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, माइनस लगाएंगे, डी, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, बोलो ऐसा लिखेंगे बच्चों। फिर देखो डी N2 अपॉन डी टी, फिर देखिए बच्चों डी O2 अपॉन डी टी, और ये क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा, क्योंकि इसके जो मोल्स है वो क्या है, 1/2 है बच्चों। ये सोल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बोलो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट, अगर जैसे लास्ट वाले के लिए लिखना हो, ठीक है बेटा, 4NH3, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखो माइनस लगाएंगे, लिखेंगे बच्चों, ठीक है, इंटू 1/4, फिर देखिए माइनस डेल्टा O2, ये लिखेंगे, ऐसा करेंगे बच्चों। फिर देखिए डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, ऐसा करेंगे। फिर देखिए डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/6। क्या ये सबको समझ में आया? बेटा इसमें दो बातें ध्यान रखनी है आपको, सिंपल सी, क्या कि अगर रिएक्टेंट है तो उनके लिए नेगेटिव यूज करेंगे, प्रोडक्ट है तो उनके लिए पॉजिटिव यूज करेंगे, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको नीचे डिवाइड करेंगे बच्चों। अच्छा ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो भी आपने लिखा है वो क्या बताएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा बच्चों,
वो क्या बताएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा बच्चों, बोलो। जैसे सपोज अगर आपको लास्ट जो डी दिया हुआ है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इसमें से किसी को भी ले लो जो भी डाटा दे रखे हैं, यानी ये जो भी है ना ये सारे किसके इक्वल है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, इस चीज को क्या बोल सकते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, अरे दिव्यांशी तोमर एक ही बात है, चाहे डी लिखो चाहे डेल्टा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। हाँ जी भैया देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, या रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, या रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। समझ आएगी बात। तो देखो बच्चों ये है, अपन बोल सकते हैं देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना बच्चों, लिखेंगे। इसी तरह से देखो बच्चों ये जो चीज है ये क्या बता रही है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे बच्चों। अगले वाले में क्या लिखेंगे, अगले वाले में अब बताओ जिसके आगे पॉजिटिव है वो अपीयर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे बच्चों, या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 6, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, बोलो लिख सकते हैं क्या। ठीक है चलिए, अब देखो बच्चों ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमने। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फटाफट। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। ये कहता है कि इफ माइनस DN2O5 अपॉन dt इक्वल टू K1N2O5, फिर कह रहा है DNO2 अपॉन dt इक्वल टू K2N2O5, DO2 अपॉन dt इक्वल टू K3N2O5, डिटरमाइन रिलेशन अमंग वन K1 K2 K3। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, जब भी ऐसा कुछ आ जाए बच्चों सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म्स में लिख लेना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माइनस डी N2O5 dt इंटू 1/2, फिर बच्चों माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा DNO2 अपॉन dt इंटू 1/4, फिर DO2 अपॉन dt, ये आ गया बच्चों, ये आपके सामने आ गया सारा कुछ। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ऊपर देखो लिखी हुई बच्चों K1 N2O5 है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। फिर देखिए बच्चों इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बोलो क्या, K2 N2O5 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। और लास्ट देखो DO2 अपॉन dt की भी वैल्यू गिवन है बच्चों, है। इन वैल्यूज के बेसिस पर ये आ जाएगा बच्चों, हम ऐसा लिख सकते हैं K1/2 है ना, K2/4 और K3। बोलो आ गया समझ में, बोलो बच्चों। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेकर इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हो, कर सकते हैं ना बच्चों।
तो अगर आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड करना चाहो तो वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये, है ना बच्चों? समझ में आया यहाँ तक? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों आपके। चलिए अब बच्चों ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। पढ़ो इस क्वेश्चन को और सोल्व कीजिए। देखो बच्चों सुनो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक बार बताइए, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? पहले हमेशा और हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की टर्म में आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है बच्चों? लिख लिया? अब बेटा देखो सुनो, आपको ये वाली चीज गिवन है, देखिए देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ये गिवन है बच्चों, ये आपको गिवन है। कितनी? 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अब आपसे पूछ क्या रहा है? रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ H2, यानी आपसे ये पूछ रहा है बच्चों, ये वाली चीज पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है बच्चों। तो बोलो क्या करना पड़ेगा? सिंपली बताओ, ये गिवन है और ये पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूं, है ना बच्चों? तो बताओ कि अगर आपको ये कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, वो आ जाएगा 3 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर -3। आ गया? सिंपल है बच्चों। बोलो फिर और क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो बच्चों देखो ये क्या आ जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये क्या आ जाएगा बताओ? ये सिंपली आपका 2 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर -3 आ गया बच्चों। बोलो आ जाएगा? ये बात समझ में आई? अच्छा अब बताओ, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछना है। तो रेट ऑफ, ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना? अगर इनमें से किसी भी डाटा से आप लेके सोल्व करते हो तो हमें क्या वैल्यू गिवन है? हमें माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी गिवन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ये होगी बच्चों। बोलो, अरे इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है बच्चों? पक्का क्वेश्चन आता है, चाहे 12th हो और चाहे आपका नीट या कुल की जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डाउट है? इसमें से किसी से निकाल लेना, सारा रेट ऑफ रिएक्शन ही था। कैसे आया मतलब? कल क्या पढ़ाया था मैंने? अरे कल क्या पढ़ाया था? एक्स बाई टी के इक्वल नहीं किया था क्या? पढ़ा कर यार घर पे भाई मेरी, ये क्या बताया था? ये सबको एक्स बाई टी नहीं किया था एक ही लेवल पर? हाँ भैया, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों। आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, एक्स ए कन्वर्टिंग इनटू वाई बी माइनस log डी ए बाई डी टी वर्सेज log डी बी बाई डी टी के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, इसका इंटरसेप्ट आ रहा है 0.3, तो आपको वैल्यू निकालनी है x अपॉन वाई की। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको मैं लिखूंगा माइनस डी ए बाई डी टी,
ऐसा लिखेंगे बच्चों, ये हो गया। फिर देखो बच्चों, क्या क्या मैं अपन ऐसा लिख सकते हैं, dB अपॉन dt। बोलो ठीक है। अब बताओ बच्चों, हम इस x को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं? तो मैंने x को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया बच्चों, कर दिया। राइट साइड ट्रांसफर करने पर ये मिल गया। अब बच्चों अपन इस, वेरी गुड आशुतोष चौधरी, क्या बात है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है आप क्लास में, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसका लोग लेते हैं अपन, है ना, लोग लेते हैं बच्चों, बाय टेकिंग लोग। तो लोग लेंगे तो बच्चों देखो क्या होगा, माइनस, ठीक है, लोग डी ए बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, लोग dB बाई डी टी। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो बच्चों क्या आ जाता है, वो लोग में एडिशन हो जाता है। अब देखो बच्चों, आपको इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना था, यानी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x के साथ m हो गया और प्लस c हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? तो मुझे बताओ, इंटरसेप्ट c होता है बच्चों, ये इंटरसेप्ट है हमारा, है क्या, ये इंटरसेप्ट है। इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0.3, और वो किसके इक्वल है, लो x अपॉन वाई। अब देखो बच्चों सुनो, बहुत सिंपल सी बात है कि x अपॉन वाई की वैल्यू क्या लें कि 0.3 आ जाएगी। तो आपने लास्ट चैप्टर में लोग की वैल्यूज को काफी ढंग से पढ़ा था। तो बच्चों लोग 2 की वैल्यू आपने देखा था क्या होता है ना, 0.3 होता है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बच्चों x अपॉन वाई हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 जब हम लेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग ये आ जाए। तो x अपॉन वाई की समझ में आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, एनी डाउट? आगे चलें, आगे चलिए बच्चों, ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। देखो बच्चों, एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2a कन्वर्ट्स इनटू 4b प्लस c, द कंसंट्रेशन ऑफ b is increased by 5 into 10 की power minus 3 m in 10 seconds, then calculate rate of appearance of b, rate of reaction, है ना, फिर rate of appearance of c and rate of disappearance of a। ठीक है बच्चों, अब ये इतने सारे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और आप इसको सोल्व करके बताइए। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बी की जो कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हो रही है, बी की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, वही तो चेंज इन कंसंट्रेशन वाला बच्चों, वही तो चेंज इन कंसंट्रेशन वाला। बोलो बच्चों, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय, तो ये जो बाई, बाई का मतलब ही क्या होता है, जो चेंज हुआ। तो सबसे पहले क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखो सुनो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी मतलब क्या हुआ, आपको ये निकालना है। अब देखो यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो सीखना आप लोग, वो बहुत गलती करते हैं बच्चे। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब बहुत से बच्चों ने
अभी भी 4 से डिवाइड लगा दिया था, ये गलत है बच्चों। आपको मैंने रेट ऑफ रिएक्शन पूछूंगा तब बात आएगी ना, बोलो। अरे आपको आपकी गलती समझ में आई क्या? आपको सिंपली क्या पूछना है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट होती क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टाइम, ये होता है ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? आपको सिंपली पूछी है। अरे बच्चों समझ में आया? आप में से कई बच्चों ने डिवाइडेड बाई 4 किया था, समझ में आई बात? पुलकित जसूजा। अब देखो बच्चों, अब अगर देखो सुनो, आपको सिंपली अगर बच्चों किसी एक का पूछे ना, है ना, तो दिक्कत नहीं है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछे या आपको उस गिवन से किसी और का पूछे, तो बच्चों पहले आपको स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले बच्चों अपन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर अपन आगे इसको प्रोसीड करेंगे, है ना। तो माइनस ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। बोलो ऐसा लिखेंगे क्या? ऐसा लिखेंगे बच्चों? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना। अब बेटा आपको देखो, आपने अभी तक ये कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है, और यही ये सारी जो चीजें हैं वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। इसमें से किसी भी फैक्टर से निकाल लो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई क्या? अब बच्चों देखो बताओ, अब अगर मुझे सबसे पहले मुझे लिखना है ना, ये तो वन मैंने बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों देखो, हमने ये वैल्यू निकाल रखी है। तो देखो 5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 4, यानी 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोलरिटी पर सेकेंड। तो बच्चों ये 4 से डिवाइड तब करेंगे जब बच्चों क्या हो, जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछे। अरे डिफरेंस समझ में आया क्या बच्चों? डिफरेंस समझ में आया? कंफ्यूजन समझ में आया आपको जो अपन गलत कर रहे हैं? हाँ। अब देखो बच्चों, अब बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। मतलब आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा है, ये पूछना है, ये तो आपने भी निकाला ही है। देखो बच्चों सुनो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये किसके इक्वल होगा बताओ? ऐसे होगा बच्चों। तो ये वैल्यू आपने देखो अभी निकाली है, अभी निकाली है, देखो ऊपर ही निकाली है ये, 5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 4, यानी 1.25 इंटू 10 की पावर -4। बोलो, ये तो वैसे ही सीधी आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन उसके इक्वल है ना, है बच्चों? अब बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो बोलो अपन कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आई उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे बच्चों, है ना बच्चों? तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपने कितनी निकाली थी, 1.25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 2 कर दें। क्या ये सही कर रहे हैं अपन? क्या हम सही जा रहे हैं? थर्ड वाला इक्वल कैसे हो रहा है? अरे बेटा सी का कोफिशिएंट 1 ही तो है, सी का कोफिशिएंट 1 ही तो है बेटा। तो ये तो सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, आर ओ आर की इक्वल है ना, चेक करो। देखो इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सी का, इक्वेशन में सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, देखो समझ में आया? चलो अब ये करो, ये बताओ बच्चों,
ये वाला क्वेश्चन करो। आप बताओ, ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ दे रखा है, ये क्या दे रखा है? डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 4? ये डिवाइडेड बाई 4 दे रखा है या विदाउट डिवाइडेड बाई 4? विदाउट डिवाइडेड बाई 4। बताओ बच्चों। विदाउट है ये विदाउट है, ये विदाउट है ना? अब बच्चों बताओ, करो अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो ये गिवन है, देखो बच्चों, डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी, ये गिवन है बच्चों, ठीक है ना? अब देखो बेटा करेंगे क्या, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, देखो, माइनस डेल्टा एन एस थ्री अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/4 माइनस डेल्टा ओ टू अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/5 डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/4 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/6। देखो बच्चों, आपको ये गिवन है और ये सारी चीजें किसके इक्वल है? ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है बच्चों, ये जो भी मैंने लिखा है। अब देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना में, तो कैसे लिखेंगे? 3.6 इंटू 10⁻³ गिवन है, इसके नीचे डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये डिवाइडेड बाई 4 कर दिया मैंने, तो क्या आ गया? 0.9 इंटू 10⁻³ है बच्चों। वेरी गुड साधवानी जी। चलिए अब देखो बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है। तो बेटा सेकंड केस में आपको आरओडी ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, तो सिंपली बच्चों 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कर दे, बोलो, सिंपली 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं रेट ऑफ रिएक्शन से, आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या? यानी क्या आएगा? 3.6 इंटू 10⁻³ अच्छा अब बताओ, अगर मुझे कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, तो बच्चों मेरे को ये पूछ रहा है इस बार, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, देखो, तो क्या करूं? 5 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, सही बात है, 5 इंटू आर ओ आप। फिर आपसे क्या पूछ रहा है अगला, देखो बेटा, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ H2O, ये पूछ रहा है। तो बच्चों आपसे ये वाली चीज पूछ रहा है ना? तो क्या करेंगे बताओ? 6 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? बड़ा सिंपल है कि बेटा पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, फिर आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, है ना? ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या बच्चों? चलिए ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, अब आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
रितिका खत्री, रेट ऑफ रिएक्शन 0.05। अच्छा देखो बच्चों सुनो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, क्या करना है हमें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए अपन एक काम करते हैं बच्चों। देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O5 निकालें। तो देखो बच्चों 2 इंटू 14 एंड 5 इंटू 16, 108 आ गया। आ गया बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ गया। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि इनिशियल मोल्स ऑफ N2O5, तो बच्चों इनिशियल मोल कितना हो गया, 108 ग्राम ही गिवन है, तो 1 हो गया। ठीक है, तो इनिशियल मोल अगर आपको पता है तो बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या होगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 मोल आपको पता है। वॉल्यूम देखो बच्चों गिवन है कितना, 500 ml है ना, तो 1 अपॉन 0.5 कर दें तो बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ गया, 2 आ गया बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों, अपन कह सकते कि मोल्स ऑफ N2O5 आफ्टर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स के बाद देखो बच्चों 54,108 कितना हो गया, 0.5 मोल हो गए बच्चों। अब देखो concentration of N2O5 after 10 minutes 0.5 0.5, तो 1 आ गई। तो बच्चों देखो सुनो, हमारे पास पहले की कॉन्सेंट्रेशन और बाद की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पड़ी है, दोनों पड़ी है बच्चों, बोलो। यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ C1, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ C2 बोल सकता हूँ। तो देखो बच्चों, मैं यहां क्या लिख सकता हूं, अब देखिए बच्चों ऐसा लिख सकता हूं क्या कि माइनस C2 अपॉन C1 अपॉन डेल्टा टी, क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों माइनस C2 कितना हो गया 1, और ये कितना है 2, डिवाइडेड बाई कितने टाइम में किया हम लोगों ने, ये 10 मिनट में किया। तो बच्चों क्या आ गया बताओ, ये आ गया 0.1 m मिनट इनवर्स। बोलो पहले इतना समझ में आया क्या आप लोगों को, यहां तक समझ में आया क्या। ये मैंने क्या निकाल दी, ये मैंने निकाल दी बच्चों रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अभी मैंने क्या निकाल दी बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ये निकाला ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ये निकाला ना। अरे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाली बेटा, जब मैंने अभी तक कंपेयर ही नहीं किया तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल दूंगा। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन इस इक्वेशन से क्या लिखेंगे, देखो ऐसा लिखेंगे माइनस लिखेंगे बच्चों, फिर देखो बच्चों ये लिखेंगे, फिर अपन ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी तक आपने बच्चों ये निकाला, देखो ये निकाला है सिर्फ, ये निकाला है क्या ऊपर, अरे ऊपर यही निकाला था क्या। अब बच्चों बताओ, आपसे पहला पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है बच्चों, पहला जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या आया था
वो आया था हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.05। अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। पुलकित जसूजा, जसूजा समझ में आया तेरे को? पुलकित जसूजा। अब बच्चों बताओ, आपको अगला क्या पूछना है? आपसे पूछना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, आपसे पूछ रहा है बच्चों NO2, है ना? NO2 पूछ रहा है, यानी आपसे ये वाली चीज पूछ रहा है, ये वाली चीज। तो क्या करेंगे बच्चों? 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कर देंगे क्या? 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कर देंगे क्या? सही है क्या बच्चों? ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, 4 इंटू 0.05। फिर अगला क्या कह रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तो क्या करेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 ये पूछना आपसे, इसमें तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 वो तो सिंपली क्या हो जाएगी बोलो? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल ही है बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.05। एंड जो लास्ट वन है, क्या हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था क्या? ROD ऑफ N2O5, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कर लिया ना बच्चों। सबको समझ में आया? आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आया क्या? बोलो। हाँ बेटा, समझ में आया मामला? अब देखो, जितने आप क्वेश्चन करोगे ना उतने ही फायदा है ना? अब बताओ बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताओ इसके बेसिस पर आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन निकालनी है। बताओ बच्चों कैसे निकालोगे? सबसे पहले जिनके आगे प्रोडक्ट पॉजिटिव लगा हुआ है वो क्या होंगे बताओ? जिनके आगे पॉजिटिव लगा हुआ है वो क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। होंगे बच्चों? तो फटाफट लिख के बताओ। वेरी गुड पुलकित जसूजा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों सुनो, ये ये रिएक्टेंट के लिए है, ये भी रिएक्टेंट के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए। तो अब जो नीचे फैक्टर लिखे हुए हैं वही तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों, है ना बच्चों? तो क्या आ जाएगा देखो, 4a है ना बच्चों, प्लस b कन्वर्ट हुआ 2c प्लस 3d। क्या ये बात क्लियर है? ये आएगी बच्चों, समझ में आया? 2c, सी में 2 कहाँ गए? हाँ ठीक है, बी में तो 1 ही है, बी में तो 1 ही है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए बच्चों, अब देखो सुनो, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। हमने हेडिंग डाली भैया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट का मीनिंग समझते हैं? इंस्टेंट, कई बार कहते हैं ना मुझे इंस्टेंटली याद आ गया, मुझे इंस्टेंटली याद आ गया, मतलब एक डेफिनेट टाइम पर हो गया, एट ए मोमेंट हो गया, है ना? अपने की रेट ऑफ रिएक्शन एट ए डेफिनेट टाइम। ये बात समझ में आई बच्चों?
रेट ऑफ रिएक्शन एट डेफिनेट टाइम। अब देखो बच्चों सुनो, जब आप डेफिनेट टाइम पे ले रहे हो, इसका मतलब आप डिफरेंस तो नहीं ले रहे हो ना, इंटरवल तो नहीं ले रहे हो बच्चों। फिर अगर मैं आर इंस्टेंट निकाल रहा हूं, ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो लिमिट डेल्टा टी है वो तो डेल्टा टी तो फिर जीरो हो गया ना, डेल्टा टी तो जीरो हो गया ना, क्योंकि हम तो किसी टाइम पे निकाल रहे हैं। देखो मैं समझाता हूं, आप इसको समझो। देखो प्लस माइनस अपन इसको कैसे लिखेंगे, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप उस चीज को निकालते हो, ऐसा जब आप फिजिक्स में करते हो, तो क्या आप उसको ऐसा लिखते हो क्या? अरे बच्चों ऐसा लिखते हो क्या? बहुत बहुत ही छोटा सा चेंज हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो ना बच्चों, लिखते हो बच्चों। अब इस चीज को ना ग्राफ से समझो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो बच्चों मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, ग्राफ से बेटर क्लियर होगा ये आप। देखो बच्चों सुनो, मान लो ये एक ग्राफ बना रखा है मैंने, है ना बच्चों। ये इधर ले ली मैंने कंसंट्रेशन, इधर ले लिया मैंने टाइम, ले लिया बच्चों। अब ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पर फाइंड आउट करना है। वेरी गुड चित्रक सिंगल, बहुत बढ़िया बेटा। तो जिस टाइम पर फाइंड आउट करना है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए? आपको बच्चों देखो, जिस टाइम पर पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर डालो, यानी ये पॉइंट आ गया बच्चों इस ग्राफ के ऊपर, और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो बच्चों। देखो बच्चों एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन, है ना। तो इस पॉइंट के अलोंग मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली बच्चों, है ना। अब बताओ, ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये एक तरह से मेरे को ऐसा मिल गया बच्चों, समझ में आ गया? इधर ये क्या बताएगा बताओ बच्चों? ये तो बता देगा क्या, जैसे अगर मैं बोलूं कि डेल्टा आर बता देगा बच्चों, बोलो। और ये वाली जो चीज है ये क्या बता देगा? ये बता देगा डेल्टा टी। अब बताओ बच्चों, आप फिजिक्स में स्लोप और बहुत पढ़ते हैं, इसकी स्लोप क्या आएगी? इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी जो अपन बना रहे हैं? देखो बच्चों ये एंगल आप दिख ही रहा है, ये मोर देन 90 है, तो नेगेटिव आएगा बच्चों, आ जाएगा बच्चों नेगेटिव में, ठीक है। तो अब बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आर इंस्टेंट, ठीक है, बोलो, अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। मान लो ये रिएक्शन हमारी ये है, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, और ये बोल सकते हैं क्या बच्चों? बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, यही अगर मुझे मान लो प्रोडक्ट के लिए निकालना होता, बच्चों देखो प्रोडक्ट के लिए कैसे करेंगे समझो थोड़ा सा। प्रोडक्ट के लिए ऐसा करेंगे बच्चों, ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसे बनाएंगे प्रोडक्ट के लिए ग्राफ। अब देखो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अपन बात करते हैं, मान लो ये कोई पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, इस टाइम पर फाइंड आउट करना है। इस टाइम पर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? देखो बच्चों, यहां से एक पॉइंट अपन देख लेते हैं ग्राफ पर, फिर इस पॉइंट पर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना बच्चों। देखो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, मान लीजिए कर ली बच्चों टेंजेंट ड्रॉ। तो इसके बेसिस पर क्या मैं निकाल सकता हूं बच्चों? इसके बेसिस पर क्या मैं निकाल सकता हूं ये जो मुझे मिला? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली चीज मुझे क्या बताएगी? बताओ ये वाली चीज क्या बताएगी? जो अभी मैंने डबल हेडेड एरो बनाया है, ये क्या बताएगी? ये बताएगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बताएगी डेल्टा पी, प्रोडक्ट का बताएगी, है ना बच्चों। अच्छा,
ये क्या बताएगा, डेल्टा टी बता देगा बच्चों। अच्छा, इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, बोलो बच्चों, इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, आएगी बच्चों। अच्छा, पॉजिटिव आना समझ में आ गया कि प्रोडक्ट के लिए याद करो बच्चों, अपन क्या कहते थे, पॉजिटिव साइन लगेगा, और रिएक्टेंट के लिए क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। समझ में आ गया बच्चों। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई। देखो 12th में तो डेफिनेशन पूछ सकता है, या एक ग्राफ बना के। अभी इसी साल आपके बोर्ड के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया था, एक ग्राफ दे रखा था, उन्होंने उस पे वो डाटा लिख रखे थे, तो वो सीधा आपको डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लेके निकालना था। तो कर सकते हैं बच्चों आप, ये समझ में आया, बोलो बच्चों। अब बच्चों देखो सुनो, अब बच्चों बात करते हैं अपन रेट लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम अपन, अपनी जो हेडिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। क्या होता है रेट लो, कौन बताएगा। देखो बच्चों, रेट लो क्या होता है, सुनो मैं लिख रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of reactant is known as rate law oblique rate equation oblique rate expression, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, है ना बच्चों। हमने बोला कि किसी भी रिएक्शन की रेट को रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखना है। देखो अपन इसको समझते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं, उससे बेटर समझ में आएगा। N1A N2B ये लिखा बच्चों मैंने प्रोडक्ट। अच्छा, आप लोगों ने 11th में एक पढ़ा था बच्चों, ये पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों आपने वहां पे ऐसा लिखा था, देखो सुनो, ये लिखा था बच्चों। अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो रेट लॉ है ना वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये तो है आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो, अगर मैं लिखूं, अपन बात करें बाय रेट लो, तो बच्चों देखो ए की पावर एक्स बी की पावर, तो ये जो पावर है ना बच्चों एक्स एंड वाई, ये सारी एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। ये कैसे निकाली जाती है वो ही मैं आपको सिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्स एंड वाई आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, ये कैसे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटली, यही हमें इस चैप्टर में सीखना है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर अपन यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो के आया, तो ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब बच्चों इस इक्वेशन में समझो क्या क्या बातें कुछ, तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो आपने एक्सपेरिमेंटली जो एक्स और वाई निकाला है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, इसको बच्चों ऑर्डर बोला जाता है। जो आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला है ना जो पावर, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, वाई क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है बच्चों। अच्छा अब सुनो, x प्लस वाई ये क्या है, ये आपका
टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का टोटल ऑर्डर है बच्चों, है ना। अब ये कैसे निकलेगा ये हमें सीखना है बच्चों, है ना। अच्छा, के जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देके इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों सुनो, सपोज मैंने लिया केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में अपन ऐसा बोलें कि n1 मान लो x के इक्वल आ रहा है और n2 y के इक्वल आ रहा है ना। भाई जो आप मास एक्शन से निकाल रहे हो वही रेट लो से आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों इसको अपन नाम देते हैं सिंपल रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। सिंपल बोल सकते हैं या इसको अपन एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं। सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है बच्चों, ये क्या होती है, कंप्लीट इन वन स्टेप। ये एक ही स्टेप में आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, सिंगल एक स्टेप। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बच्चों सुनो, H2 प्लस I2 2H है। ठीक है बच्चों, अब ये रिएक्शन आपकी सिंपल है, आपको कोई मैकेनिज्म नहीं दे रखी, सीधा ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप बताओ क्या लिखोगे, देखो R इक्वल्स टू K H2 की पावर 1 एंड I2 की पावर 1। ये आगे बच्चों सिंपल सी बात है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो 1 आ जाएगी। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I2 1 आ जाएगी। और बताओ आपसे कोई पूछे कि बताओ ओवरऑल ऑर्डर क्या आया, तो सिंपली ऐड कर दो दोनों को, ये आ गया मेरे पास, सिंपल है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं लेता हूं केस सेकंड, मैंने बोला कि n1 हो सकता है x के इक्वल आ रहा और n2 y के इक्वल नहीं आ रहा, तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों अपन नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी बच्चों ये। अब अगर ऐसी कोई रिएक्शन होगी ना बच्चों, तो आपको उसकी मैकेनिज्म नहीं रहेगी, आपको किसी की मैकेनिज्म लर्न नहीं करनी है, ये ध्यान रख लेना। आपको किसी की भी मैकेनिज्म लर्न नहीं करनी है, याद नहीं करनी है बच्चों। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, आपको समझाता हूं इस चीज को मैं। देखो बच्चों 4HBr प्लस O2, यहां से आपका मिल रहा है 2H2O एंड 2Br2। ठीक है बच्चों, अब इसकी आपको मैकेनिज्म क्या दे रहा है, देखो बच्चों सुनो, HBr प्लस O2, ये कहता है, ये पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप, और ये मिला आपको। ठीक है, आई बात समझ में। फिर सेकंड स्टेप में क्या है बच्चों, ये HOOBr बना, ये HBr के एक मोल से फिर ये करता है और बना देता है 2HOBr। फिर आपको थर्ड स्टेप दे इसने दिया 2HOBr, बचे हुए 2HBr से रिएक्ट करेगा और बना देगा 2H2O प्लस 2Br2। अब बच्चों ये जो है ना, ये आपको सारा कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा। बताओ बच्चों ये कितने स्टेप में हो रही है मैकेनिज्म, ये कितने स्टेप में हो रही है बताओ, 3 स्टेप में हो रही है। अच्छा इसमें एक चीज और लिखी हुई है, देखो देखो बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है पहले स्टेप के अंदर स्लो और अगले में लिखा हुआ है फास्ट, फिर फास्ट लिखा है। मुझे बताओ बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्लो वाले पे या फास्ट वाले पे? हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। क्या ये सबको पता है, क्या ये बात सबको पता है? आप में से कोई बच्चा है जिसको नहीं पता? हाँ आरडीएस होता है बच्चों, ये आरडीएस होता है। वेरी गुड, सबको पता है। आगे चलूं मैं, किसी को पता नहीं है तो बोलो। ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, दिव्यांशी तोमर पता नहीं है क्या, दिव्यांशी तोमर पता नहीं है क्या आपको? अच्छा ठीक है, चलो देखो समझो, जिनको नहीं पता है फिर सुनो, एक वही
पुराना सा एग्जाम्पल, है ना। चित्रक सिंगल सही है बेटा। देखो बेटा सुनो, मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक पे गए, ठीक है बेटा। मॉर्निंग वॉक पे आप अगर गए, मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ है, दोनों दोनों एग्जाम्पल देते हैं, दोनों एग्जाम्पल देते हैं आशुतोष गौतम। तो आपके दादाजी की उम्र ज्यादा है और आप अभी जवान हो एकदम। तो अब देखो बच्चों, आपकी स्पीड हो सकती है काफी अच्छी है, लेकिन दादाजी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अब आपको अगर उनके साथ रहना है, तो आपकी स्पीड किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुई? बोलो बच्चों, आपको उनका हाथ पकड़ के चलना है, तो आपकी स्पीड भी उनके अकॉर्डिंग होगी ना बच्चों। वो धीरे चल रहे थे, है ना बच्चों, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक साइकिल वाला आपने एग्जाम्पल रट गया होगा ये बच्चों को। तो देखो बच्चों, एक साइकिल बनाने की एक फैक्ट्री है ना। मान लीजिए अपन ऐसा बोले कि उसमें पर डे 1000 ड्रीम बन रही है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए 500 मेन बॉडी बन रही है, ठीक है। फिर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लीजिए 500 आपको बैठने के लिए सीट चाहिए, वो बन रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आपकी 500 साइकिल में जो चेन लगती है वो बन रही है ना। अब मान लो हैंडल आपके 200 ही बने, हैंडल 200 ही बने, है ना बच्चों। तो आप मुझे बताओ कि आप मार्केट में कितनी साइकिल लॉन्च कर सकते हो? 200 ही कर सकते हो ना भाई। 1000 ड्रीम थी तो हमें पता है 500 साइकिल बना सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल में 2 रिम लग सकती है। यहां से भी ठीक है बच्चों, यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। बट पंगा यहाँ हो गया, क्योंकि 500 में से 200 साइकिल के तो हैंडल लग जाएगा, 300 ऐसी रह जाएगी ना बच्चों, बिना हैंडल के साइकिल चलेगी नहीं। तो आप बताओ, आप मैक्सिमम 200 साइकिल ही बना पाए बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों, जो सबसे धीरे चला उसी ने आपके प्रोडक्शन को डिसाइड कर दिया। आई बात समझ में? बोलो, जैसे आपका बर्थडे होता है, देखा होगा, तो आपका केक मान लो कट करना होता है, तो कई बार क्या होता है, हम किसी का वेट करते हैं, तो जो सबसे लास्ट में आता है ना, फिर बहुत दिक्कत करता है कि वो आएगा फिर काटेंगे, वो आएगा फिर काटेंगे। यानी जो सबसे लास्ट आ रहा है, मतलब वो धीरे धीरे आ रहा है ना, सबसे स्लो आ रहा है बच्चों। और उसी के अकॉर्डिंग आपके केक के कटिंग का टाइम डिसाइड होता है ना, यार उसका वेट कर रहे हैं, होता है ऐसा। बोलो, अब समझ में आया बच्चों? तो अब बताओ, अगर मैं इस जो ऊपर मैकेनिज्म लिखी है बच्चों मैंने, ठीक है, उस मैकेनिज्म में हमें ये तो पता लग गया कि पहला स्टेप स्लो स्टेप है। तो हम पहले स्टेप से लिखेंगे। देखो बच्चों, क्या R इक्वल्स टू के HBr की पावर 1 और O2 की पावर। अब बताओ बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए। देखो, यहाँ फैक्टर 4 था, यहाँ फैक्टर 1 आ गया, डिफरेंस आ गया ना। अरे 4 और 1 डिफरेंस आ गया ना बच्चों। तो अब बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 आ गया क्या? आ गया बच्चों? पहले ये बात समझ में आई क्या? तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, देखो सुनो, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, बोलते हैं बच्चों इसको। शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको बोलेंगे RDS। RDS, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये समझ आ गया बच्चों? बोलो। तो कल इसको अपन एलोबरेट करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन काफी सारे, है ना बच्चों। अच्छा, आपका जो